मीरा ने फुर्ती से रुद्र की ओर देखते हुए कहा, रुद्र, वो आ रहा है। रुद्र ने सिर हिलाया और अपनी तलवार उठाई। ठीक उसी समय पर्वत स्वामी ने अपने विशाल पंजे ऊपर उठाए और उनकी तरफ हमला कर दिया। धमाके की आवाज के साथ जब रुद्र ने पर्वत स्वामी के प्रहार को रोका, तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई विशाल चट्टान उसे कुचलने की कोशिश कर रही हो। मीरा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी तलवार पर्वत स्वामी के चेहरे की तरफ बढ़ाई, लेकिन पर्वत स्वामी के एक दहाड़ते ही हवा के जबरदस्त दबाव ने मीरा को उनसे दूर फेंक दिया। रुद्र ने पर्वत स्वामी के पंजे को एक तरफ धक्का देते हुए फौरन मीरा से पूछा, मीरा, क्या तुम ठीक हो? मीरा ने तुरंत जवाब दिया, मैं घायल नहीं हूं। पर्वत स्वामी ने दहाड़ते हुए कहा, हट जाओ, इंसान। इस लड़ाई में दखल देने की तुम्हारी कोई औकात नहीं है। रुद्र ने शांत स्वर में कहा, मैं समझता हूं कि तुम अपने बच्चे के साथ जो हुआ उसके कारण गुस्से में हो, लेकिन क्या बदले की आग में तुम्हें इतने सारे निर्दोष लोगों को मारना और एक पूरे शहर को तबाह करना जरूरी है? पर्वत स्वामी ने चिल्लाकर कहा, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, लड़के। मैं इस शहर के हर एक व्यक्ति को मार डालूंगा, चाहे यह मेरा आखिरी काम ही क्यों न हो, और तुम मुझे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। पर्वत स्वामी फिर से दहाड़ा और उसकी ऊर्जा और अधिक शक्तिशाली और क्रूर होने लगी। रुद्र की आंखों में एक चमक आए और उसकी तलवार कांपने लगी, मानो वह भी इस मुकाबले के लिए उत्साहित हो। रक्त तलवार प्रहार। पर्वत स्वामी की आंखों के सामने एक लाल रोशनी चमकी और इससे पहले कि वह संभल पाता, रुद्र की तलवार उसकी आंखों के बिल्कुल सामने थी। पर्वत स्वामी ने अपनी आंखों को बचाने के लिए फुर्ती से पलकें झपकाईं, लेकिन रुद्र की तलवार उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज थी और उसकी सख्त त्वचा को चीरती हुई अंदर चली गई। पर्वत स्वामी दर्द से चिल्ला उठा और उसकी आंखों से खून बहने लगा। रुद्र ने तलवार को खींचते हुए खींचकर कहा, धत तेरे की, मैं इसके दिमाग तक नहीं पहुंच पाया और इसे एक बार में ही खत्म नहीं कर सका। पर्वत स्वामी ने गुस्से में चिल्लाते हुए रुद्र पर हमला कर दिया। रुद्र ने उसके हमलों को चकमा देने पर ध्यान केंद्रित किया। हर हमले के साथ उसे अपने चेहरे के पास से गुजरती हुई जबरदस्त हवा का दबाव महसूस हो रहा था। अगर पर्वत स्वामी का एक भी हमला उस पर लग जाता तो उसका बचना नामुमकिन था। दर्जन भर हमलों को चकमा देने के बाद रुद्र को आखिरकार पलटवार करने का मौका मिला और उसने तेजी से अपनी तलवार पर्वत स्वामी की दूसरी आंख में घोंप दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! दृष्टि खोने के बाद पर्वत स्वामी अपनी रक्षा करने और हमले करने में पूरी तरह लाचार हो गया था। रुद्र ने कहा, बिना देखे कैसा लग रहा है? मुझे यह एहसास बहुत अच्छे से पता है, और मैं तुम्हें जाने का एक आखिरी मौका दे रहा हूं, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं। पर्वत स्वामी ने जवाब दिया, भले ही मैं आज चला जाऊं, लेकिन इंसानों के लिए मेरी नफरत कभी कम नहीं होगी। अगर तुमने आज मुझे नहीं मारा तो मैं निश्चित रूप से बदला लेने के लिए वापस आऊंगा। रुद्र ने दृढ़ निश्चय के साथ अपनी आंखों को सिकोड़ा और तलवार की पकड़ मजबूत कर ली। तो फिर तुमने मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं छोड़ा है। रुद्र ने पर्वत स्वामी की ओर दौड़ लगाए और अपनी तलवार आगे बढ़ाई। पर्वत स्वामी देख नहीं पा रहा था, इसलिए वह प्रतिक्रिया नहीं दे सका और रुद्र की तलवार आसानी से उसकी गर्दन के पार हो गई। कुछ ही पलों में हवा में एक घोषणा गूंज उठी, बधाई हो! खिलाड़ी रुद्र ने काला राक्षस को परास्त करने वाले पहले खिलाड़ी का गौरव प्राप्त किया है। आपने पंग पर्वत के स्वामी को हरा दिया है। जोड़ 10 प्रसिद्धि और जोड़ 5000 अंक प्राप्त हुए। आपने सफलतापूर्वक पंग नगर को पर्वत स्वामी के आक्रमण से बचा लिया है। रुद्र द्वारा पर्वत स्वामी को मार गिराने के बाद पंग नगर के ऊपर एक घोषणा दिखाई दी जिसे सभी खिलाड़ी देख सकते थे। थोड़ी देर बाद एक और घोषणा हुई। खिलाड़ी रुद्र ने इस आयोजन के दौरान कुल 11,690 अंक अर्जित किए हैं, जो सभी प्रतिभागियों में सबसे अधिक हैं और उन्हें इस उपलब्धि के लिए विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। जब अन्य खिलाड़ियों ने खिलाड़ी रुद्र नाम देखा तो वे उत्साह से चिल्लाने लगे, ये खिलाड़ी रुद्र है, वह अभी इसी जगह पर है। वह कहाँ है? कौन है खिलाड़ी रुद्र? 11,000 अंक! मैंने 100 से अधिक राक्षसों को मारकर केवल 300 अंक अर्जित किए हैं। उसने इतने कम समय में इतने सारे अंक कैसे प्राप्त कर लिए? तभी वहां मौजूद लोगों को कुछ एहसास हुआ। रुको,
सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास इतने अंक हो सकते हैं। वह छोटी बच्ची जिसने यहाँ अधिकांश राक्षसों को मारने के लिए किसी शक्तिशाली तकनीक का उपयोग किया था। अब जब तुमने इसका जिक्र किया ही है, तो वह छोटी बच्ची कहाँ है? असंभव। खिलाड़ी रुद्र वास्तव में एक छोटी बच्ची है। अब सब समझ में आया। वह सुनहरी रोशनी निश्चित रूप से कोई दैवीय तकनीक रही होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतनी शक्तिशाली थी। ये जानकारी निश्चित रूप से दुनिया को हैरान कर देगी। जल्दी करो, कोई इसे ऑनलाइन पोस्ट करो। दुनिया को इसके बारे में जल्द से जल्द पता चलना चाहिए। हा, हमने एक पुरुष खिलाड़ी की तलाश में अपना समय बर्बाद किया, जबकि हमें पूरी तरह से एक बच्ची की तलाश करनी चाहिए थी। ये बहुत अजीब है। लोग खबर फैलाने के लिए गेम से लॉग ऑफ करने लगे। वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि यह गलतफहमी भविष्य में क्या तबाही मचाएगी। इस बीच असली खिलाड़ी रुद्र चुपचाप पर्वत स्वामी की लाश को देख रहा था। उसे इसे मारने के लिए थोड़ा अपराधबोध महसूस हो रहा था, क्योंकि कोई भी सामान्य इंसान अगर अपने बच्चों को खो दे तो दुख में पागल हो जाएगा। मीरा उसके पीछे आकर सिर झुकाकर बोली, पंगनगर और यहाँ रहने वाले निर्दोष नागरिकों की रक्षा करने के लिए मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं, कम है, रुद्र। पहरेदारों ने भी 90 डिग्री पर झुककर उन्हें नमन किया। रुद्र ने उनसे कहा, धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि उसके पास बदला लेने का एक वैध कारण था, लेकिन मैं इसे एक पूरे शहर को बर्बाद करने और हजारों निर्दोष लोगों को मरने की अनुमति नहीं दे सकता था। कुछ पलों बाद काव्या उनके पास वापस आ गई और बोली, बहुत अच्छा किया, रुद्र। तुमने भी बहुत अच्छा किया, काव्या। मीरा ने कहा, रुद्र, पहरेदार यहाँ बाकी सब संभाल लेंगे। चलिए अभी मेरे पिता के पास वापस चलते हैं। उन्हें ये जानना होगा कि शहर अब खतरे में नहीं है। जबकि मीरा रुद्र को ठाकुर लोध के महल की ओर ले गई। असली दुनिया खिलाड़ी रुद्र के बारे में इंटरनेट पर आई नई जानकारी से पूरी तरह हलचल में थी। चौंकाने वाली खबर, खिलाड़ी रुद्र वास्तव में एक महिला है और वह भी एक छोटी बच्ची। खिलाड़ी रुद्र के बारे में नई जानकारी सामने आई है। खिलाड़ी रुद्र वर्तमान में पंगनगर में है। खिलाड़ी रुद्र के बारे में इस नई जानकारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हालांकि हर कोई इस नई जानकारी पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, क्योंकि यह विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि बिना किसी पृष्ठभूमि वाली कोई छोटी बच्ची दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हो सकती है। कुछ लोग खुद ये देखना चाहते थे कि क्या ये जानकारी सच है, इसलिए उन्होंने पंगनगर की ओर यात्रा करना शुरू कर दिया, भले ही वे अभी उस जगह से कितनी भी दूर क्यों न हों। कोल्ड स्वेट स्माइल, मीरा सीधे अपने पिता के कमरे में गई, जहां उनके घावों का उपचार किया जा रहा था। उन्हें बिस्तर पर लेटे हुए देखकर उसने राहत की सांस ली। मीरा, तुम यहाँ कैसे? नगर की सुरक्षा का क्या हुआ? उस पर्वत स्वामी का क्या हुआ? ठाकुर लोध ने घबराते हुए पूछा। उनके शरीर पर खून से सने पट्टियां बंधी थीं। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, शांत हो जाए। सब कुछ रुद्र ने ठीक कर दिया है। उन्होंने न केवल नगर के द्वारों की रक्षा की, बल्कि अकेले ही उस पर्वत स्वामी को भी हरा दिया। अब हमारा नगर सुरक्षित है। ठाकुर लोध की आंखों में आंसू आ गए। क्या सच में? हमारा पंगनगर अब खतरे में नहीं है। हाँ पिताजी, सब सच है। अब आप आराम करें और अपनी सेहत पर ध्यान दें। ठाकुर लोध ने कृतज्ञता से रुद्र की ओर देखते हुए कहा, रुद्र, मैं नहीं जानता कि आपका आभार कैसे व्यक्त करूं। अगर मेरी हालत ऐसी न होती, तो मैं आपके सामने नतमस्तक हो जाता। रुद्र ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपकी भावनाएं ही मेरे लिए बहुत हैं। ठाकुर लोध का मन कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने तुरंत कहा, नहीं, मुझे आपका उचित धन्यवाद करना ही होगा। मेरे पास एक उपाय है। आप मेरी बेटी का हाथ स्वीकार कर लें, और अगर रिया अकेले आपके लिए काफ़ी नहीं है, तो आप मीरा को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। आप उन्हें अपनी जीवन संगिनी बना लें। रुद्र यह सुनकर हैरान रह गए। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, ठाकुर लोध ने मीरा की ओर देखा और पूछा, मीरा, तुम्हारी क्या राय है? क्या तुम रुद्र की सेवा में रहने के लिए तैयार हो? तुम्हें उनके जैसा व्यक्ति दोबारा नहीं मिलेगा। रुद्र कुछ बोलने ही वाले थे कि मीरा ने शर्माते हुए सिर झुका लिया और धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, मैं तैयार हूं।
उसी समय कमरे का दरवाजा खुला और बाकी परिवार अंदर आया। आर्यन ने आते ही पूछा, पिताजी, आपकी चोटें कैसी हैं? रिया भी चिंता के साथ बिस्तर के पास पहुंची। ठाकुर लोध ने बिना किसी भूमिका के कहा, रिया, मैंने मीरा से सब सुन लिया है। मैं तुम्हें और मीरा को रुद्र को सौंपने की सोच रहा हूं क्योंकि उन्होंने हमारे नगर को बचाया है और तुम्हारी बहन पहले ही तैयार है। रिया चौंक गई और उसने मीरा की ओर देखा। यह क्या कह रहे हैं आप? मीरा ने धीरे से कहा, मुझे माफ करना छोटी बहन। मैं जानती हूं कि तुम भी रुद्र को पसंद करती हो, लेकिन मेरा मन भी उन पर आ गया है। रिया उन्हें उलझन भरी नजरों से देखती रही। इस बीच रुद्र ने गला साफ करते हुए कहा, क्षमा करें। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि मैं अभी बहुत छोटा हूं, शादी तो बहुत दूर की बात है। ठाकुर लोध ने हट करते हुए कहा, कोई बात नहीं रुद्र। अगर आप कुछ साल बाद शादी करना चाहते हैं तो वे आपका इंतजार कर सकती हैं। वे अभी तक कुंवारी हैं, आप चिंता न करें। रुद्र अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी मीरा ने उदास होकर पूछा, क्या हम आपके योग्य नहीं हैं, रुद्र? रुद्र ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वे इस स्थिति से घबरा गए थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं किया था। रिया ने आगे बढ़कर कहा, अगर आप अभी सहज नहीं हैं तो हम तब तक इंतजार करने को तैयार हैं जब तक आप तैयार न हो जाएं। रुद्र निशब्द थे। काव्या ने शांत स्वर में हस्तक्षेप करते हुए कहा, रुद्र भविष्य में एक महान व्यक्तित्व बनने वाले हैं जो साधना की दुनिया पर राज करेंगे। उनके साथ रहने की इच्छा रखने वाली महिलाओं की कमी नहीं होगी। मैं आपकी योग्यता पर टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन रुद्र जल्द ही स्वर्ग की सीढ़ी स्टेयरवे टू हेवन की चुनौती लेने वाले हैं। उसके बाद कौन जानता है कि जब तक वे वापस आएंगे आप जीवित भी रहेंगी या नहीं। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या रुद्र स्वर्ग की सीढ़ी की चुनौती लेने वाले हैं? ठाकुर लोध और बाकी लोग हैरान थे। आर्यन ने हंसते हुए कहा, अगर रुद्र का लक्ष्य इतना बड़ा है तो हम केवल उनके रास्ते का बोझ बनेंगे। क्षमा करें रुद्र, आप हमारी पिछली बातों को भूल जाएं। मीरा ने एक लंबी सांस ली, लेकिन रिया की नजरें दृढ़ थीं। उसने कहा, रुद्र, अगर अपनी यात्रा पूरी होने के बाद भी आपको मेरी याद रहे तो कृपया यहाँ जरूर आना। मैं अपनी अंतिम सांस तक आपका इंतजार करूंगी। रिया की आंखों में ईमानदारी देखकर रुद्र ने सिर हिला दिया। उन्होंने एक भोली मुस्कान के साथ कहा, भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें और यहाँ बिताए अपने समय को कभी नहीं भूलूंगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम साथ में खाना खाएंगे, ठीक है? रिया की आंखों में आंसू थे, उसने सिर हिलाया, ठीक है, ये वादा रहा, भाई रुद्र। मीरा ने भी कहा, मुझे भी मत भूलना। नहीं भूलूंगा, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके साथ ही रुद्र के सामने एक सूचना स्क्रीन चमकी। उन्हें पंगनगर का नायक की उपाधि मिली थी, जिससे पंगनगर में उनकी प्रसिद्धि अधिकतम हो गई और उनकी साधना गति में 10% की वृद्धि हो गई। रिया और मीरा के साथ उनके संबंधों का स्तर भी अत्यंत घनिष्ठ तक पहुंच गया, जिससे उनके आकर्षण और प्रभाव में वृद्धि हुई। पंगनगर के साथ उनका रिश्ता अब इतना गहरा था कि वहां के सभी राक्षसों से मिलने वाली दुर्लभ वस्तुएं दोगुनी हो गई थीं। रुद्र ने परिवार से कहा, मैं एक दिन और इस नगर में रुकूंगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राक्षस वापस नहीं आएंगे। ठाकुर लोध ने दर्द के बावजूद हंसते हुए कहा, जरूर, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब सब चले गए, मीरा ने रुद्र के कान में धीरे से कहा, अगर मेरी बहन तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है तो तुम मुझे बाद में बुला सकते हो। वह उन्हें एक इशारा करके कमरे से बाहर चली गई, ये जाने बिना कि रुद्र इतने भोले थे कि उन्हें उसकी बातों का गहरा अर्थ समझ ही नहीं आया। पृथ्वी, पूरे इंटरनेट पर यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि खिलाड़ी रुद्र पंगनगर में मौजूद है। हजारों खिलाड़ी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे अपनी आंखों से देख सकें कि क्या वास्तव में वह खिलाड़ी एक छोटी बच्ची है या कोई और। इन सब बातों से पूरी तरह अनजान रुद्र ठाकुर लोध के महल में चुपचाप अपनी साधना में लीन था। पर्वत स्वामी के हमले को बीते कुछ घंटे हो चुके थे। रिया ने एक गहरी सांस ली और रुद्र के कमरे का दरवाजा खटखटाया।
रुद्र भाई, यह मैं रिया हूँ, उसने बाहर से आवाज दी। अंदर आ जाओ, रुद्र ने कुछ ही क्षणों में जवाब दिया। कमरे में प्रवेश करते ही रिया ने रुद्र के चारों ओर फैली आध्यात्मिक ऊर्जा को देखा और पूछा, क्या तुम साधना कर रहे थे? मुझे उम्मीद है कि मैंने तुम्हारी साधना में बाधा नहीं डाली। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं विश्राम लेने ही वाला था, रुद्र ने बिस्तर से उठते हुए कहा। घंटों एक ही स्थिति में बैठने के कारण उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया था। क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था? उसने पूछा। बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके विपरीत। पर्वत स्वामी के हमले के दौरान तुम्हारे योगदान के लिए हमने पुरस्कार तैयार कर लिया है, और हम चाहते हैं कि तुम उसे अभी स्वीकार करो, रिया ने उत्तर दिया। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और काव्या को साथ लेकर बाहर निकल आया। कुछ ही मिनटों बाद वे एक विशाल कमरे में पहुंचे। ठाकुर लोध वहां एक बड़ी कुर्सी पर बैठे थे और उनके शरीर पर अभी भी चोटों के कारण पट्टियां बंधी थीं। आर्यन और मीरा भी वहीं मौजूद थे, साथ ही महल के सेवक और कुछ सुरक्षाकर्मी भी वहां खड़े थे। जब रिया रुद्र को सामने ले आई तो ठाकुर लोध ने स्पष्ट और गंभीर आवाज में कहा, रुद्र, मैं ये पहले भी कह चुका हूं, लेकिन फिर से दोहराऊंगा। न तो मैं और न ही यह नगर आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए आपका पर्याप्त धन्यवाद कर सकते हैं। आप ही वह एकमात्र कारण है कि आज ये शहर और यहाँ रहने वाले हजारों नागरिक सुरक्षित जीवित हैं। हालांकि यह पुरस्कार बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये हमारे पंग नगर की सबसे कीमती वस्तु है। ठाकुर लोध ने ताली बजाई और दो सेवक दो बक्से लेकर रुद्र के पास आए। बक्से खोले गए तो ठाकुर लोध ने आगे कहा, आपके योगदान के लिए पंग नगर को हजारों राक्षसों से बचाने से लेकर पर्वत स्वामी को हराने तक, मेरा लोध परिवार आपको 1000 सोने के सिक्के और हमारे परिवार की विरासत नक्षत्र पाताल स्टारी अबिस भेंट करता है। एक बक्से में सोने के सिक्कों की थैली थी, जबकि दूसरे बड़े बक्से में एक अत्यंत सुंदर खंजर था। उसका हैंडल सुनहरा था और फलक गहरा काला था, जो किसी रहस्यमयी पत्थर से बना लग रहा था। नक्षत्र पाताल मेरी पीढ़ी में 10 बार से अधिक बार हस्तांतरित हुआ है, लेकिन परिवार में कोई भी इसे संभालने में सक्षम नहीं था, जैसे कि इसकी अपनी चेतना हो। शायद आप, रुद्र, जो एक दिन स्वर्ग की सीढ़ी की चुनौती लेंगे, इसे संभालने में सक्षम हो सकें। रुद्र को उस खंजर को देखकर महसूस हुआ कि वह किसी तरह उससे जुड़ा हुआ है। रुद्र भाई, यह एक आत्मा शस्त्र सोल वेपन है, काव्या ने धीमी आवाज में उससे कहा। रुद्र ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर गहरी हैरानी थी, लेकिन अभी प्रश्न पूछने का समय नहीं था। आपके उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वादा करता हूं कि मैं इसे सुरक्षित रखूंगा, रुद्र ने विनम्रतापूर्वक झुककर सम्मान प्रकट किया। जैसे ही रुद्र ने उपहार स्वीकार किए, आकाश में एक घोषणा गूंज उठी जिसे रुद्र को छोड़कर हर कोई देख सकता था, बधाई हो। खिलाड़ी रुद्र एक आत्मा शस्त्र प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अन्य खिलाड़ी इस घोषणा से हैरान थे क्योंकि उनके लिए आत्मा शस्त्र एक नया और अज्ञात शब्द था। पुरस्कार बांटने के बाद ठाकुर लोध ने कहा, वैसे हमने पर्वत स्वामी के हमले के बाद सभी राक्षसों के कोर एकत्र कर लिए हैं। हमारे पास आत्मा शिल्पी स्तर के 241 कोर और पर्वत स्वामी का आत्मा योद्धा स्तर का कोर है। मैं ये सब तुम्हें देना चाहता हूं क्योंकि तुमने ही उनमें से अधिकांश को मारा था। रुद्र ने कहा, आप आत्मा शिल्पी स्तर के कोर अपने पास रख सकते हैं, मुझे केवल आत्मा योद्धा का कोर चाहिए। क्या आप निश्चित हैं? यदि आप उन्हें बेचते तो आप और अधिक धन अर्जित कर सकते थे। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, मेरे लिए अभी 1000 सोने के सिक्के काफी हैं। बल्कि मेरी इच्छा है कि मैं उन कोर को उन सुरक्षाकर्मियों को दान कर दूं जिन्होंने कल शहर की रक्षा करते हुए अपनी जान जोखिम में डाली थी। ये सुनकर कमरे में मौजूद सुरक्षाकर्मियों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने मन ही मन रुद्र को धन्यवाद दिया। मैं समझ गया, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं पर्वत स्वामी का कोर आपके पास रहने दूंगा और बाकी कोर सुरक्षाकर्मियों में बांट दूंगा, ठाकुर लोध ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद ठाकुर लोध ने रुद्र से कहा, रुद्र, नाश्ता तैयार है, क्या आप शामिल होंगे? बिल्कुल, रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। नाश्ता खत्म करने के बाद रुद्र अपने कमरे में लौटा और उसने काव्या से पूछा, काव्या, यह आत्मा शस्त्र क्या होता है?
काव्या ने उसे समझाया, आत्मा शस्त्र का नाम ही सब कुछ बयां कर देता है। ये वे शस्त्र होते हैं जिनमें एक आत्मा निवास करती है, जिससे उनकी अपनी चेतना होती है। उच्च लोकों में भी ये अत्यंत दुर्लभ खजाने माने जाते हैं और इनकी क्षमता लगभग असीमित होती है। साधारण हथियारों की तरह इनकी कोई निश्चित श्रेणी नहीं होती। ठाकुर लोध के परिवार के पास ऐसी चीज होना वाकई हैरान करने वाली बात है। रुद्र असमंजस में था, एक हथियार जिसमें आत्मा है, तो क्या उसके अंदर कोई व्यक्ति रहता है? ऐसा कैसे संभव है? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है रुद्र, हथियार के अंदर कोई व्यक्ति नहीं होता। आत्मा शब्द का मतलब यह नहीं है कि कोई जीवित प्राणी उसमें कैद है। इसका अर्थ बस इतना है कि उस हथियार में इतनी चेतना है कि वह अपना मालिक स्वयं चुन सके। रुद्र ने थोड़ी निराशा के साथ कहा, ओह, तो क्या मैं उससे बात नहीं कर सकता? काव्या ने उत्तर दिया, शायद अभी नहीं रुद्र। आत्मा शस्त्र जीवित हथियारों की तरह होते हैं जो अपने मालिक के साथ और अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं। भविष्य में ऐसी संभावना है कि उसकी आत्मा विकसित हो जाए और वह बात करने में सक्षम हो जाए। रुद्र हैरान था, क्या आत्मा शस्त्र और अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं? तभी तुम कह रही थी कि इसमें असीमित क्षमता है। काव्या ने सिर हिलाया, हालांकि इसे विकसित करने के लिए पहले आपको इसे नियंत्रित करना होगा। आत्मा शस्त्र को संभालना आसान नहीं है। चाहे आपका साधना स्तर कुछ भी हो, यदि यह हथियार आपको अपना मालिक नहीं मानता, तो यह एक साधारण हथियार से भी बदतर है। रुद्र ने उसे ध्यान से सुना और फिर वह काला खंजर बाहर निकाला। उसने उस पर नक्षत्र पाताल लिखा देखा। उस खंजर की चमक किसी पूरी कायनात जैसी थी। उसने काव्या से पूछा, मैं इसे अपना मालिक मानने के लिए कैसे प्रेरित करूं? काव्या ने सुझाव दिया, आप अपना थोड़ा सा खून इसे देकर देख सकते हैं कि क्या यह आपको स्वीकार करता है। रुद्र ने लंबी सांस ली और अपनी उंगली को खंजर की नोक से हल्का सा चुभाया। जैसे ही उसका खून खंजर से छुआ, वह उसके अंदर समा गया। कुछ ही पलों में खंजर कांपने लगा। रुद्र घबराया हुआ था, काव्या, यह क्या हो रहा है? काव्या उत्साह के साथ बोली, यह आपके खून पर प्रतिक्रिया कर रहा है। जल्दी इसे और खून दो। रुद्र ने अपनी उंगली से और रक्त खंजर पर डाला। खंजर कांपने लगा और धीरे धीरे गर्म होने लगा। गर्मी असहनीय होने पर रुद्र ने उसे छोड़ दिया, लेकिन वह खंजर फर्श पर गिरने के बजाय हवा में ही तैरने लगा। कुछ देर बाद वह स्थिर हो गया। काव्या ने कहा, अब इसे छूने की कोशिश करो। रुद्र ने सावधानी से उसे हाथ में लिया। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तभी एक घोषणा उसके सामने आई, बधाई हो, नक्षत्र पाताल ने आपको अपना नया मालिक मान लिया है। आपने आत्मा शस्त्र स्वामी की उपाधि प्राप्त की है। रुद्र ने उत्साह के साथ कहा, काव्या, मैंने कर दिखाया। इसने मुझे अपना मालिक मान लिया है। काव्या ने खुशी से सिर हिलाया, यह हथियार निश्चित रूप से तुम्हारी असीमित क्षमता को पहचानता है। रुद्र ने पूछा, मैं इसे और शक्तिशाली कैसे बना सकता हूँ? काव्या ने बताया, ये हथियार अपने मालिक के साथ स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। अगर आप इसे और तेज करना चाहते हैं, तो इस खंजर से राक्षसों का शिकार करें ताकि यह उनका रक्त सोख सके। रुद्र ने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन मुझे खंजर चलाने की कोई तकनीक नहीं आती, बस 1000 चाकू तकनीक आती है, जो खाना बनाने के लिए है। काव्या ने विश्वास दिलाया, रुद्र, खाना बनाने जैसी सामान्य तकनीकें भी अगर सही से इस्तेमाल की जाएं, तो युद्ध में घातक साबित हो सकती हैं। रुद्र ने सहमति जताई, ठीक है, मैं समय मिलने पर कमजोर राक्षसों पर इसका अभ्यास करूंगा। उसी समय ठाकुर लोध के कमरे में एक सुरक्षाकर्मी ने आकर रिपोर्ट दी, ठाकुर, पर्वत स्वामी के हमले के बाद से नगर में आगंतुकों की भीड़ बढ़ गई है। वे सभी साधक हैं। ठाकुर लोध ने पूछा, क्या तुम्हें पता है क्यों? सुरक्षाकर्मी ने कहा, हमने उनसे पूछा तो उनमें से कुछ ने बताया कि वे खिलाड़ी रुद्र से मिलने आए हैं। ठाकुर लोध चौंक गए, रुद्र? इतने सारे लोग सिर्फ उनसे मिलने क्यों आ रहे हैं? रुद्र को जब एहसास हुआ कि पंग नगर में उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो रही है, तो वह बाहर अंधेरा होने तक ठाकुर लोध के महल के अंदर ही रहा। लोध परिवार के साथ रात का भोजन करने के बाद उसने गेम से लॉग आउट कर दिया और अपनी बहन रुचि का इंतजार करने लगा।
भाई, गेम में तुम्हारी प्रगति कैसी चल रही है? रुचि ने गीले तौलिए से उसका शरीर पोंछते हुए पूछा। काफी अच्छी। मुझे कुछ नए दोस्त मिले हैं और शानदार खाना खाने को मिला है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रुचि ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, बताओ न, कौन है ये नए दोस्त? वे गेम के पात्र हैं, लेकिन वे बिल्कुल असली इंसानों जैसे लगते हैं। उनमें और खिलाड़ियों में फर्क करना लगभग नामुमकिन है। रुचि ने कहा, मैंने भी ऐसा ही सुना है। गेम की दुनिया इतनी असली है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। रुचि ने उसे साफ करने के बाद पूछा, भाई, गेम में अभी तुम कहाँ हो? रुद्र ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, मैं पंग नगर में हूँ। पंग नगर? क्या वही जगह जहाँ मशहूर खिलाड़ी रुद्र आखिरी बार देखा गया था? क्या तुमने उसे कहीं देखा? रुचि ने पूछा। रुद्र ने हड़बड़ी में कहा, रुद्र, मुझे कोई अंदाजा नहीं। कितनी अफसोस की बात है। मैं जानना चाहती थी कि अफवाहें सच हैं या नहीं, रुचि ने आह भरते हुए कहा। अफवाहें? कैसी अफवाहें? रुद्र ने दिलचस्पी से पूछा। इंटरनेट पर कुछ खिलाड़ियों का दावा है कि उन्होंने रुद्र को अपनी आंखों से देखा है और वह असल में कोई लड़का नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची है। कहा जा रहा है कि वह बहुत शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल करती है, जिसने पलक झपकते ही सैकड़ों राक्षसों को खत्म कर दिया। रुद्र के पसीने छूट गए। उसने मन ही मन सोचा, वे काव्या को मैं समझ रहे हैं। उसने रुचि से कहा, मुझे नहीं लगता कि यह जानकारी सही है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रुचि ने पूछा। रुद्र ने कहा, पता नहीं, बस एक एहसास है। कितना अजीब है, मुझे भी यही लग रहा है, रुचि ने कहा। रुद्र ने पूछा, तुम इस खिलाड़ी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? रुचि ने जवाब दिया, इंटरनेट पर बार बार कोई चीज़ देखो तो दिलचस्पी हो ही जाती है। वैसे, मुझे इस खिलाड़ी से ज़्यादा उसके सेवक में दिलचस्पी है। मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, इसलिए मैं ऐसी साधक बनना चाहती हूँ जिसके पास लड़ने वाले सेवक हों। काश मेरे पास भी ड्रैगन या फिनिक्स जैसा कोई शक्तिशाली सेवक होता। रुद्र ने सोचा, रुचि को सेवक चाहिए, कल काव्या से पूछूंगा कि राक्षसों को वश में कैसे करते हैं। कुछ देर बाद रुचि ने कहा, भाई, अब काफ़ी देर हो गई है। मैं आज रात अपना किरदार बना लूंगी और कल सुबह तुम्हें बताऊंगी कि मैं कहाँ हूँ। ठीक है, शुभ रात्रि, रुचि। शुभ रात्रि, भाई। रुचि बत्तियां बुझाकर कमरे से बाहर चली गई। रुद्र ने भी मन शांत किया और सो गया। रुचि ने बिस्तर पर लेटकर हेलमेट पहना। पावर बटन दबाते ही उसका होश एक रहस्यमयी शक्ति द्वारा दूसरी दुनिया में स्थानांतरित होने लगा। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह एक सफ़ेद कमरे में थी और कुछ मीटर की दूरी पर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था। नमस्ते, रुचि ने पहल की। तुम्हारा नाम क्या है? उस व्यक्ति ने गंभीर आवाज में पूछा। रुचि, इस पर अपना हाथ रखो। उस बुजुर्ग ने एक क्रिस्टल बॉल आगे बढ़ा दी। रुचि ने अपना हाथ उस पर रखा। कुछ ही पलों में उसका विवरण सामने आ गया। नाम, रुचि। साधना स्तर, कोई नहीं। विरासत, कोई नहीं। रक्तरेखा, कोई नहीं। शारीरिक बनावट, शुद्ध यिन शरीर, प्योर यिन फिजिक। शारीरिक शक्ति, 62। मानसिक शक्ति, 80। आत्मा की शक्ति, 54। शारीरिक सुरक्षा, 40। मानसिक सुरक्षा, 90। रुचि की स्थिति देखकर बुजुर्ग की आंखों में निराशा झलक आई। उन्होंने सोचा, औसत से थोड़ी बेहतर प्रतिभा। काश मुझे भी उस महान, स्वर्ग शोधन शारीरिक बनावट वाले व्यक्ति के जैसा कोई मिलता। रुचि ने उनका उदास चेहरा देखकर पूछा, क्या सब ठीक है, महोदय? बुजुर्ग ने कहा, भले ही तुम्हारी प्रतिभा बहुत असाधारण नहीं है, लेकिन शुद्ध यिन शरीर के साथ तुम एक आरामदायक जीवन जी सकती हो। शुभकामनाएं। इतना कहकर वह बुजुर्ग गायब हो गए। अगले ही पल, रुचि का होश एक नई जगह पहुंच गया। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह लोगों की भारी भीड़ के बीच थी। स्वागत है साधना की दुनिया में, नश्वर प्राणियों। आसमान से एक बुलंद और स्पष्ट आवाज गूंजी। रुचि और बाकी लोगों ने ऊपर देखा, तो वहां एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति हवा में तैर रहा था और मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहा था। नाम परिवर्तन सूची, नेम चेंज लिस्ट। उन्होंने कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया, बस इतना कहा कि वे उनसे मिलना चाहते हैं।
ठाकुर लोध ने कहा, रुद्र को इस स्थिति के बारे में सूचित करो। चूंकि लोग उनके लिए आए हैं, तो ये बेहतर होगा कि वे खुद तय करें कि क्या करना है। कुछ देर बाद सुरक्षाकर्मी ने रुद्र को सारी बात बताई। रुद्र यह सुनकर पसीने से तरबतर हो गया। उसने तुरंत कहा, उन्हें मत बताना कि मैं यहाँ हूँ, बल्कि उनसे कह दो कि मैं शहर छोड़ चुका हूँ। सुरक्षाकर्मी हैरान रह गया और वहां से चला गया। रुद्र ने मन ही मन सोचा, ये सब उस घोषणा की वजह से हुआ है। अब दुनिया का हर खिलाड़ी जानता है कि मैं इस शहर में हूँ। मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। लेकिन अभी बाहर निकलना खतरनाक है, कल भीड़ कम होने पर मैं निकल जाऊंगा। उसने अपना मन शांत किया और फिर से अपनी साधना में लीन हो गया। पृथ्वी। रुद्र को जब एहसास हुआ कि पंग नगर में उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो रही है, तो वह बाहर अंधेरा होने तक ठाकुर लोध के महल के अंदर ही रहा। लोध परिवार के साथ रात का भोजन करने के बाद उसने गेम से लॉग आउट कर दिया और अपनी बहन रुचि का इंतजार करने लगा। भाई, गेम में तुम्हारी प्रगति कैसी चल रही है? रुचि ने गीले तौलिए से उसका शरीर पोंछते हुए पूछा। काफी अच्छी। मुझे कुछ नए दोस्त मिले हैं और शानदार खाना खाने को मिला है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रुचि ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, बताओ न, कौन है ये नए दोस्त? वे गेम के पात्र हैं, लेकिन वे बिल्कुल असली इंसानों जैसे लगते हैं। उनमें और खिलाड़ियों में फर्क करना लगभग नामुमकिन है। रुचि ने कहा, मैंने भी ऐसा ही सुना है। गेम की दुनिया इतनी असली है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। रुचि ने उसे साफ करने के बाद पूछा, भाई, गेम में अभी तुम कहाँ हो? रुद्र ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, मैं पंग नगर में हूँ। पंग नगर? क्या वही जगह जहाँ मशहूर खिलाड़ी रुद्र आखिरी बार देखा गया था? क्या तुमने उसे कहीं देखा? रुचि ने पूछा। रुद्र ने हड़बड़ी में कहा, रुद्र, मुझे कोई अंदाजा नहीं। कितनी अफसोस की बात है। मैं जानना चाहती थी कि अफवाहें सच हैं या नहीं, रुचि ने आह भरते हुए कहा। अफवाहें? कैसी अफवाहें? रुद्र ने दिलचस्पी से पूछा। इंटरनेट पर कुछ खिलाड़ियों का दावा है कि उन्होंने रुद्र को अपनी आंखों से देखा है और वह असल में कोई लड़का नहीं, बल्कि एक छोटी बच्ची है। कहा जा रहा है कि वह बहुत शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल करती है, जिसने पलक झपकते ही सैकड़ों राक्षसों को खत्म कर दिया। रुद्र के पसीने छूट गए। उसने मन ही मन सोचा, वे काव्या को मैं समझ रहे हैं। उसने रुचि से कहा, मुझे नहीं लगता कि यह जानकारी सही है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रुचि ने पूछा। रुद्र ने कहा, पता नहीं, बस एक एहसास है। कितना अजीब है, मुझे भी यही लग रहा है, रुचि ने कहा। रुद्र ने पूछा, तुम इस खिलाड़ी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? रुचि ने जवाब दिया, इंटरनेट पर बार बार कोई चीज़ देखो तो दिलचस्पी हो ही जाती है। वैसे मुझे इस खिलाड़ी से ज़्यादा उसके सेवक में दिलचस्पी है। मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, इसलिए मैं ऐसी साधक बनना चाहती हूँ जिसके पास लड़ने वाले सेवक हों। काश मेरे पास भी ड्रैगन या फिनिक्स जैसा कोई शक्तिशाली सेवक होता। रुद्र ने सोचा, रुचि को सेवक चाहिए, कल काव्या से पूछूंगा कि राक्षसों को वश में कैसे करते हैं। कुछ देर बाद रुचि ने कहा, भाई, अब काफी देर हो गई है। मैं आज रात अपना किरदार बना लूंगी और कल सुबह तुम्हें बताऊंगी कि मैं कहाँ हूँ। ठीक है, शुभ रात्रि, रुचि। शुभ रात्रि, भाई। रुचि बत्तियां बुझाकर कमरे से बाहर चली गई। रुद्र ने भी मन शांत किया और सो गया। रुचि ने बिस्तर पर लेटकर हेलमेट पहना। पावर बटन दबाते ही उसका होश एक रहस्यमयी शक्ति द्वारा दूसरी दुनिया में स्थानांतरित होने लगा। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह एक सफ़ेद कमरे में थी और कुछ मीटर की दूरी पर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था। नमस्ते, रुचि ने पहल की। तुम्हारा नाम क्या है? उस व्यक्ति ने गंभीर आवाज में पूछा। रुचि, इस पर अपना हाथ रखो। उस बुजुर्ग ने एक क्रिस्टल बॉल आगे बढ़ा दी। रुचि ने अपना हाथ उस पर रखा। कुछ ही पलों में उसका विवरण सामने आ गया। नाम, रुचि। साधना स्तर, कोई नहीं। विरासत, कोई नहीं। रक्तरेखा, कोई नहीं। शारीरिक बनावट, शुद्ध यिन शरीर, प्योयिन फिजिक। शारीरिक शक्ति, 62। मानसिक शक्ति, 80। आत्मा की शक्ति, 54। शारीरिक सुरक्षा, 40।
मानसिक सुरक्षा 90। रुचि की स्थिति देखकर बुजुर्ग की आंखों में निराशा झलक आई। उन्होंने सोचा, औसत से थोड़ी बेहतर प्रतिभा। काश मुझे भी उस महान, स्वर्ग शोधन शारीरिक बनावट वाले व्यक्ति के जैसा कोई मिलता। रुचि ने उनका उदास चेहरा देखकर पूछा, क्या सब ठीक है, महोदय? बुजुर्ग ने कहा, भले ही तुम्हारी प्रतिभा बहुत असाधारण नहीं है, लेकिन शुद्ध यिन शरीर के साथ तुम एक आरामदायक जीवन जी सकती हो। शुभकामनाएं। इतना कहकर वह बुजुर्ग गायब हो गए। अगले ही पल रुचि का होश एक नई जगह पहुंच गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वह लोगों की भारी भीड़ के बीच थी। स्वागत है साधना की दुनिया में, नश्वर प्राणियों। आसमान से एक बुलंद और स्पष्ट आवाज गूंजी। रुचि और बाकी लोगों ने ऊपर देखा तो वहां एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति हवा में तैर रहा था और मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहा था। कूल। आसमान में तैरते हुए उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, मैं वृद्ध आचार्य यति हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हें इस विशाल दुनिया को खुद खोजने के लिए छोड़ूं, मैं तुम्हें हमारी दुनिया का संक्षिप्त परिचय दूंगा। उसने आगे कहा, सबसे पहले तुम्हें साधकों के बारे में जानना चाहिए। हमारे पास इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी, यहाँ तक कि ईश्वर बनने की क्षमता है। हम साधक स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को सोखते हैं, जिसे ची या आध्यात्मिक ऊर्जा कहा जाता है। एक बार जब तुम पर्याप्त साधना कर लेते हो तो तुम पक्षियों की तरह आसमान में उड़ सकते हो या अपने मुंह से समुद्रों को 2 हिस्सों में बांट सकते हो। साधना की दुनिया में केवल ताकत ही मायने रखती है। यहाँ शक्तिशाली लोग कमजोरों को खा जाते हैं। यदि तुम्हारे पास खुद की रक्षा करने की शक्ति नहीं है तो तुम शिकार का इंतजार कर रहे एक मुर्गे के समान हो। अब जब तुम बुनियादी बातें जान गए हो तो मैं तुम्हें साधना की विधि देता हूँ। उसने अपनी आस्तीन लहराए और वहां मौजूद हर खिलाड़ी को आधारभूत ऊर्जा संग्रह तकनीक प्राप्त हुई। वृद्ध आचार्य यति ने खिलाड़ियों को देखते हुए पूछा, इससे पहले कि मैं तुम सबको यहाँ से भेजूं, क्या किसी के पास स्वर्ग या पृथ्वी स्तर की शारीरिक बनावट है? रुचि ने अपनी स्थिति की जांच की। शुद्ध यिन शारीरिक बनावट, स्तर पृथ्वी। उसने हाथ उठाते हुए कहा, मेरे पास शुद्ध यिन शारीरिक बनावट है जो पृथ्वी स्तर की है। वृद्ध आचार्य यति ने रुचि को देखते हुए सहमति में सिर हिलाया। शुद्ध यिन शारीरिक बनावट है ना? भले ही यह पृथ्वी स्तर की है, लेकिन यह इस स्तर पर सबसे बेहतरीन है। ये तुम्हें सामान्य लोगों की तुलना में यिन तत्वों वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को अधिक आसानी से सोखने की अनुमति देती है। इसके अलावा तुम्हारा शरीर खुद ही अशुद्धियों को बाहर निकाल देगा। यदि तुम कभी उच्च स्वर्ग तक पहुंच सको तो दिव्य यिन मंदिर जाना। वे तुम्हें अपना शिष्य बनाने में खुशी महसूस करेंगे और उन्हें बताना कि परम सूर्य मंदिर के वृद्ध आचार्य यति ने तुम्हें भेजा है। रुचि ने सिर हिलाया। इसके बाद वृद्ध आचार्य यति ने असंतोष जताते हुए अपनी आस्तीन लहराए और खिलाड़ियों को उनके पीछे मौजूद टेलीपोर्टर की ओर भेज दिया। रुचि ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक व्यस्त शहर के बीच पाया। उसने पैदल चलने वालों से पूछा, ये कौन सी जगह है? एक राहगीर ने जवाब दिया, ये पूर्वी महाद्वीप का वसंत नगर है। रुचि ने शहर के सौंदर्य का अनुभव किया और कुछ देर बाद लॉग आउट कर सो गई। अगली सुबह वह जल्दी उठकर रुद्र के कमरे में गई। भाई, क्या तुम जाग गए? रुद्र ने पूछा। हाँ। क्या तुम कल रात गेम में गई थी? हाँ। वह दुनिया अद्भुत और इतनी वास्तविक थी कि मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर थी। मैं जब खेलने लगी तो लॉग ऑफ ही नहीं करना चाहती थी। रुचि उत्साह से भरी हुई थी। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हा हा हा, तो आखिरकार तुम समझ ही गई। रुचि ने कहा, खैर, मुझे वसंत नगर भेजा गया है। मुझे नहीं पता कि यह पंग नगर से कितनी दूर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा दूर नहीं होगा। रुद्र ने वादा किया, चिंता मत करो रुचि, चाहे तुम कितनी भी दूर हो, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। वसंत नगर, है ना? मैं निश्चित रूप से तुमसे वहाँ मिलूँगा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत उत्साहित हूँ भाई। कुछ समय बाद रुचि स्कूल की तैयारी के लिए चली गई और रुद्र वापस गेम में लौट आया। वापस स्वागत है रुद्र भाई, काव्या ने उसे देखकर कहा। क्या मेरे जाने के बाद कुछ हुआ? उसने पूछा।
मीरा और रिया कल रात तुमसे मिलने आई थीं, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि तुम्हें कहीं जाना पड़ा है, उसने जवाब दिया। ठीक है, यहाँ से जाने से पहले चलो उनसे बात करते हैं। रुद्र ने काव्या के साथ लोध परिवार से मिलने के लिए प्रस्थान किया। गलियारे में रिया को देखते ही उसने आवाज दी, रिया। रुद्र भाई, तुम वापस आ गए। रिया ने झुककर अभिवादन किया। कल रात तुम्हें न मिल पाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझे गेम से बाहर जाना पड़ा था। रिया ने चेहरा थोड़ा लाल करते हुए कहा, कोई बात नहीं। खैर, मैं तुम्हें नाश्ते के लिए बुलाने ही वाली थी। रुद्र ने सिर हिलाया, चलो चलते हैं। अपनी यात्रा पर लौटने से पहले मुझे पेट भरना होगा। तुम अभी जा रहे हो? रिया का चेहरा उदास हो गया। वह जानती थी कि यह पल आएगा, लेकिन वह इतनी जल्दी उनसे अलग नहीं होना चाहती थी। हाँ, नाश्ते के बाद मैं यहाँ से निकलने की योजना बना रहा हूँ, रुद्र ने मीरा के पूछने पर जवाब दिया। मीरा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आइए हम सब साथ बैठकर बात करते हैं। कुछ देर बाद रुद्र और लोध परिवार नाश्ता करने लगा। मीरा ने भोजन के बीच में पूछा, रुद्र भाई, इसके बाद आपका क्या इरादा है? क्या आप अब भी प्रशिक्षण के लिए बैंगनी बांस वन जाने की सोच रहे हैं? नहीं, मेरी योजना बदल गई है। मैं इसके बाद वसंत नगर जाऊंगा ताकि किसी से मिल सकूं। जहां तक बैंगनी बांस वन में प्रशिक्षण की बात है, तो वह मुझे बाद में करना होगा। ठाकुर लोध ने कहा, वसंत नगर? वह तो यहाँ से बहुत दूर है, चाहे आप तलवार पर उड़कर ही क्यों न जाएं। रुद्र ने चिंतित होकर पूछा, क्या सच में? वह कितनी दूर है? वसंत नगर हमारे पंग नगर से लगभग 30,000 मील दूर है। अगर आप बिना रुके भी उड़ते रहें, तो भी आपको वहां पहुंचने में 100 घंटे से अधिक समय लगेगा। रुद्र का चेहरा ये सुनकर उतर गया। इस रफ्तार से तो रुचि की पूरी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और उन्हें मिलने के लिए 1 हफ्ता और इंतजार करना पड़ेगा। रुद्र की निराशा देखकर आर्यन ने कहा, अगर आपको वसंत नगर पहुंचने की इतनी जल्दी है, तो आप लियांग नगर में स्थित टेलीपोर्टेशन डिवाइस का उपयोग क्यों नहीं करते? वह यहाँ से केवल 3,000 मील दूर है। हालांकि आपको उसे इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी सोने के सिक्के देने होंगे। क्या सच में? क्या मैं टेलीपोर्टेशन डिवाइस का उपयोग करके कम समय में वसंत नगर पहुंच सकता हूं? रुद्र का चेहरा उत्साह से चमक उठा। आर्यन ने समझाया, हाँ, आप दिन खत्म होने से पहले ही वसंत नगर पहुंच सकते हैं। लेकिन ये सस्ता नहीं होगा। टेलीपोर्टेशन डिवाइस को चलाने के लिए भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चूंकि दूरी 30,000 मील है, तो हमने जो सोना आपको दिया है, वह पर्याप्त होना चाहिए। रुद्र ने तुरंत कहा, धन्यवाद। मैं इसके लिए कितना भी सोना खर्च करने को तैयार हूँ। मीरा ने अचानक पूछा, रुद्र भाई, आपको इतनी जल्दी क्यों है? क्या वह व्यक्ति जिससे आप मिलने जा रहे हैं इतना महत्वपूर्ण है? हाँ, वह मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसने बिना हिचकिचाहट जवाब दिया। रिया ने धीरे से दोहराया, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति? वह मन ही मन ईर्ष्या महसूस करने लगी। काव्या ने भी उत्सुकता से रुद्र की ओर देखा। रुद्र ने भावुक होकर कहा, अगर वह न होती, तो आज मैं जीवित नहीं होता। आर्यन ने पूछा, क्या वह आपकी प्रेमिका है, रुद्र भाई? रुद्र हंस पड़ा, हा हा हा, बिल्कुल नहीं, वह मेरी बहन है। ये सुनकर लोध परिवार ने राहत की सांस ली। काव्या ने रुद्र को गौर से देखते हुए पूछा, रुद्र भाई की बहन? वह कैसी है? वह बहुत दयालु है। वह अपनी ज़रूरतों से पहले दूसरों की खुशी का ध्यान रखती है। वह अपने जीवन में व्यस्त रहने के बाद भी हर दिन मेरा ख्याल रखती है, चाहे वह खुद कितनी भी थक क्यों न जाए। मैं उसके बलिदानों का जितना भी धन्यवाद करूं, कम है। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आपकी बहन बहुत अद्भुत है, रुद्र भाई। मैं पूरी तरह समझ सकती हूँ कि आपको अभी क्यों जाना चाहिए। भोजन के बाद ठाकुर लोध ने एक सेवक को इशारा किया। सेवक एक नक्शा ले आया और रुद्र को सौंप दिया। ठाकुर लोध ने बताया कि यह नक्शा उसे पंग नगर से लियांग नगर तक का रास्ता दिखाएगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि वहां पहुंचने से पहले उसे एक पर्वत श्रृंखला पार करनी होगी। रुद्र ने नक्शा स्वीकार किया। मीरा और रिया ने उसे बाहर तक छोड़ने की पेशकश की।
जब वे बाहर निकले तो रुद्र ने देखा कि गलियों में भारी भीड़ जमा थी। यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? रुद्र हैरान था। मीरा ने बताया, पर्वत स्वामी के हमले के बाद हमारे शहर में पर्यटकों की बाढ़ आ गई है। उनमें से बहुत से लोग खिलाड़ी रुद्र को ढूंढ रहे हैं, हालांकि हमने उन्हें बता दिया है कि आप जा चुके हैं। मैं समझ गया, तो मुझे यहाँ से उड़कर ही निकलना होगा। रुद्र ने लंबी सांस ली। उसने मीरा और रिया की ओर देखते हुए कहा, अलविदा रिया, मीरा। मैं यहाँ बिताए अपने समय को कभी नहीं भूलूंगा। रिया ने झिझकते हुए पूछा, क्या मैं जाने से पहले आपको गले लगा सकती हूँ? रुद्र ने अपनी बाहें फैला दीं। रिया ने दौड़कर उसे मजबूती से गले लगा लिया। जब भी समय मिले वापस आना, ठीक है? मैं हमेशा आपका इंतज़ार करूंगी। मैं आऊँगा, रुद्र ने वादा किया। रिया ने अलग होकर उसे गाल पर चूमा और शर्मिंदा होकर घर के अंदर भाग गई। फिर मीरा की बारी थी, उसने भी रुद्र को गले लगाया। मुझे आपकी बहुत याद आएगी, वह फुसफुसाई। थोड़ी देर बाद मीरा ने उसे दूसरे गाल पर चूमा और शरारत भरी मुस्कान के साथ बोली, अगली बार जब आप हमसे मिलेंगे तो हम और भी करीब आ सकते हैं। रुद्र इसका गहरा अर्थ तो नहीं समझा, पर उसने सिर हिला दिया। मीरा के अंदर जाने के बाद काव्या ने टिप्पणी की, रुद्र भाई, आपकी लोकप्रियता लड़कियों के बीच काफ़ी ज़्यादा है। रुद्र बस मुस्कुराया और बोला, खैर, अब लियांग नगर की ओर चलते हैं। रुद्र ने अपनी स्पिरिट तलवार निकाली और काव्या को उसे नियंत्रित करने के लिए कहा। वे आसमान में उड़ गए और शहर को पीछे छोड़ दिया। उन्हें नीचे से देखकर लोग दंग रह गए। कन्फेटी। पंग नगर छोड़ने के बाद रुद्र और काव्या सीधी उड़ान भरते हुए लियांग नगर की ओर बढ़े। चूंकि रुद्र का साधना स्तर अभी कम था, इसलिए उन्हें रास्ते में कई बार विश्राम करना पड़ा। अपनी तीसरी थकान के दौरान रुद्र ने पर्वत स्वामी का वह विशाल राक्षस कोर निकाला। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस कोर को एक कैंडी की तरह अपने मुंह में डाला और निगल लिया। तुरंत ही उसके भीतर एक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार हुआ। उसके सिस्टम ने संकेत दिया कि काले राक्षस के कोर से 311 मिलियन ची ऊर्जा शुद्ध हो गई है। देखते ही देखते उसके शरीर का कण कण उस ऊर्जा से भर गया। आपने सफलता के लिए पर्याप्त ऊर्जा सोख ली है। आप 5वें स्तर के आत्मा योद्धा बन गए हैं। जोड़ 3000 सांख्यिकी स्टैट्स वृद्धि। पर्वत स्वामी के राक्षस कोर को पचाने के बाद रुद्र को महसूस हुआ कि उसकी सारी थकान गायब हो गई है और वह पहले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा है। उसने अपनी स्थिति की जांच की। उसका शारीरिक बल, मानसिक शक्ति और आत्मा की शक्ति, सब कुछ एक नए स्तर पर पहुंच गया था। रुद्र हैरान था कि क्या इस स्तर पर किसी साधक के लिए इतने बड़े आंकड़े सामान्य हैं। उसने अपनी रक्त तलवार प्रहार ब्लडी स्वॉर्ड स्ट्राइक तकनीक को याद किया, जो अब उसके लिए किसी भी खतरे को संभालने के लिए काफ़ी थी। काव्या ने पास खड़े होकर चिंतित स्वर में पूछा, रुद्र भाई, क्या आप ठीक हैं? आप काफ़ी देर से ख्यालों में खोए हुए थे, मुझे लगा कहीं आप राक्षस कोर खाकर पागल तो नहीं हो गए। रुद्र मुस्कुराया, नहीं काव्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ऊर्जा के इस नए प्रवाह को महसूस कर रहा था। चलो, अब हम पूरी ऊर्जा के साथ अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। वे फिर से आकाश में उड़ चले। 1 घंटे बाद रुद्र को थकान महसूस होने लगी तो वे फिर से आधे घंटे के लिए रुके। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक उन्हें दूर क्षितिज पर लियांग नगर की ऊंची दीवारें दिखाई नहीं दीं। पंग नगर से निकलने के बाद 12 घंटे से अधिक का समय बीत चुका था और रुद्र के लिए यह एक लंबी और थका देने वाली यात्रा थी। शहर के द्वार के पास उतरते ही वहां के पहरेदारों की नज़र उन पर पड़ी। जब उन्होंने देखा कि रुद्र और काव्या अचानक हवा से प्रकट हुए हैं, तो वे अपनी लाइन में खड़े बाकी लोगों को छोड़कर दौड़ते हुए उनके पास आए। आप दोनों का लियांग नगर में स्वागत है, वरिष्ठ साधकों। यदि आपको किसी सहायता की आवश्यकता हो तो हमें बताएं, पहरेदारों ने झुककर सम्मान के साथ कहा। रुद्र ने सीधे पूछा, हम यहाँ टेलीपोर्टेशन डिवाइस का उपयोग करने आए हैं। वह यही है ना? जी हाँ, हमारे लियांग नगर में टेलीपोर्टेशन डिवाइस है, लेकिन इसकी यात्रा सीमा 70,000 मील तक ही है। रुद्र ने राहत की सांस ली, उतना काफ़ी है। मुझे वसंत नगर जाना है, जो यहाँ से लगभग 30,000 मील दूर है।
पहरेदार ने उन्हें शहर के केंद्र तक पहुंचाया, जहां एक विशाल और गोलाकार धातु का ढांचा खड़ा था। ये किसी बड़े दर्पण जैसा लग रहा था, जिसके बीच में कोई कांच नहीं था। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आभा काफी गंभीर थी। रुद्र ने उनसे पूछा, मुझे वसंत नगर जाना है। बूढ़े ने एक नज़र उन पर डाली और कहा, वसंत नगर? वह यहाँ से 30,247 मील की दूरी पर है। इसकी कीमत क्या होगी? रुद्र ने पूछा। बूढ़े ने शांत स्वर में जवाब दिया, 350,000 सोने के सिक्के। इतनी भारी कीमत सुनकर रुद्र का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद कर गया। इतनी बड़ी रकम, लेकिन उसने खुद को तैयार कर रखा था। जब उसने रुद्र का हैरान चेहरा देखा, तो बूढ़े ने समझाया, टेलीपोर्टेशन डिवाइस को चलाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा लगती है, इसलिए इसका खर्च इतना अधिक है। क्या आप अभी भी इसका उपयोग करना चाहते हैं? रुद्र ने दृढ़ता से सिर हिलाया, हाँ, मुझे ये करना ही होगा। बूढ़े ने अपने झुर्रीदार हाथ आगे बढ़ाए और रुद्र ने अपनी स्टोरेज थैली से सोने के सिक्के निकालकर उसे सौंप दिए। अब वह वसंत नगर पहुंचने और रुचि से मिलने के लिए पूरी तरह तैयार था। जश्न। सोने की गिनती करने के बाद बूढ़े ने संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अब आप मंच पर कदम रख सकते हैं। रुद्र और काव्या मंच पर चढ़ गए और उस विशाल टेलीपोर्टेशन डिवाइस के सामने खड़े हो गए। बूढ़े ने कुछ ही मीटर दूर स्थित एक स्टैंड पर शानदार क्रिस्टल के कुछ टुकड़े रखे, जिनसे तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी। कुछ ही क्षणों में डिवाइस ऊर्जा से भर गया और रुद्र के सामने हवा में ब्लैक होल जैसा एक पोर्टल बन गया। बूढ़े ने चेतावनी दी, आप सीधे वसंत नगर के अंदर नहीं पहुंचेंगे, बल्कि शहर से कुछ मील दूर गिरेंगे। जब भी तैयार हों, पोर्टल के अंदर चले जाएं। 1 मिनट के अंदर यह गायब हो जाएगा। रुद्र ने काव्या की ओर देखा और पूछा, क्या तुम तैयार हो? काव्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं हमेशा तैयार हूँ, रुद्र भाई। रुद्र ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और काव्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे थाम लिया। एक गहरी सांस लेकर रुद्र ने पोर्टल के अंदर कदम रखा और अगले ही पल वे लियांग नगर से गायब हो गए। 1 सेकंड बाद वे घने पेड़ों के बीच मौजूद थे। रुद्र ने उड़ान भरी और आसमान से दूर दिखाई दे रहे शहर की ओर इशारा किया, शायद वह सामने वाला शहर ही वसंत नगर है। वे तेजी से उड़ते हुए शहर के द्वारों के पास पहुंचे। पंग नगर और लियांग नगर के रक्षकों की तरह ही यहाँ के रक्षक भी उन्हें आसमान से उतरते देख तुरंत उनके पास दौड़े। रक्षक ने झुककर पूछा, वसंत नगर में आपका स्वागत है, वरिष्ठ साधकों। क्या हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं? रुद्र ने शांत स्वर में कहा, नहीं, धन्यवाद। हम यहाँ किसी से मिलने आए हैं। रक्षक ने पूछा, क्या मैं वरिष्ठ साधकों का नाम जान सकता हूँ, ताकि हम चौहान परिवार को आपकी उपस्थिति के बारे में सूचित कर सकें? रुद्र को वंदना की बात याद आई, जिसने कहा था कि उसका परिवार इसी शहर में है। उसने पूछा, चौहान परिवार? रक्षक ने विस्तार से समझाया, जी हाँ, वरिष्ठ। चौहान परिवार ही इस शहर का संचालन करता है और हमें निर्देश मिले हैं कि शहर में किसी भी शक्तिशाली साधक के आने पर उन्हें सूचित करें ताकि कोई अनावश्यक परेशानी न हो। रुद्र ने पूछा, तो क्या तुम वंदना को जानते हो? रक्षक का चेहरा आश्चर्य से भर गया, युवती वंदना? क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं कभी वसंत नगर आऊं तो उनसे मिलूं। यहाँ देखो, उन्होंने मुझे ये मेडल भी दिया था। रुद्र ने आत्मा नगर में वंदना द्वारा दिया गया पदक उन्हें दिखाया। मेडल देखते ही रक्षकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये चौहान परिवार का विशेष पदक था। रक्षक ने सम्मान में सिर झुकाते हुए कहा, कृपया मेरे साथ चलें, सम्मानित अतिथि। मैं आपको तुरंत चौहान परिवार के पास ले चलता हूँ। रुद्र ने कहा, वैसे तुम मुझे रुद्र बुला सकते हो? जी, रुद्र भैया। इस बीच एक अन्य रक्षक रुद्र और काव्या के पहुंचने से पहले चौहान परिवार को उनकी सूचना देने के लिए दौड़ पड़ा। चौहान परिवार के मुखिया ठाकुर चौहान ने रुद्र के बारे में सुनकर अपनी भौहें चढ़ा लीं। क्या? हमारे परिवार का मेडल लिए कोई यहाँ आ रहा है? मुझे रुद्र नाम के किसी व्यक्ति के बारे में याद नहीं। रक्षक ने जवाब दिया, उसने वंदना का नाम लिया है और दावा किया है कि मेडल उन्होंने ही दिया था। ठाकुर चौहान ने आदेश दिया, मेरी बेटी को यहाँ बुलाओ।
कुछ ही देर बाद वंदना वहां पहुंची। वह अभी सोकर उठी थी और काफी थकी हुई लग रही थी। उसने उबासी लेते हुए पूछा, पिताजी, क्या बात है? मैं एक अच्छा सपना देख रही थी। ठाकुर चौहान ने सीधे पूछा, क्या तुम रुद्र नाम के किसी व्यक्ति को जानती हो? रुद्र का नाम सुनते ही वंदना का चेहरा उत्साह से भर गया। क्या आपको रुद्र भाई के बारे में पता है, पिताजी? तो तुम उसे जानती हो? हाँ, मैं उनसे आत्मानगर की नीलामी घर में मिली थी। हालांकि मैं उनकी पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानती, लेकिन वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। खासकर वह छोटी लड़की जो उनके साथ रहती है, मुझे लगता है कि वह दादाजी की तरह ही कोई महान साधक है। आत्मा गुरु, जैसा कि मेरे पिता हैं, है ना? ये बहुत संभव है, क्योंकि रक्षकों ने उन्हें खुद उड़ान भरते हुए देखा है। वंदना चौंक गई। क्या वे यहाँ हैं? हमारे शहर में? हाँ, और वे सीधे यहाँ आ रहे हैं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं हूँ। वंदना तुरंत तैयार होने के लिए बाथरूम की ओर भागी। तभी रुद्र और काव्या चौहान परिवार के मुख्य द्वार पर पहुंचे। हवेली को देखकर रुद्र दंग रह गया। हे भगवान, ये तो पंगनगर में लोध परिवार की हवेली से भी बड़ी है। द्वार खुलते ही एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति बाहर निकले। रुद्र की साधना का स्तर और उसका युवा चेहरा देखकर ठाकुर चौहान हैरान रह गए। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा आश्चर्य काव्या की उपस्थिति ने किया। एक आत्मा गुरु होने के बावजूद वे काव्या की शक्ति का पूरी तरह अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, एक असली विशेषज्ञ। वह वाकई एक बड़ी विशेषज्ञ है। फुल स्टॉप। ठाकुर चौहान ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। रुद्र भाई, हमारे परिवार में आपका स्वागत है। हमारे छोटे से निवास पर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्र ने भी विनम्रता से सिर झुकाया और जवाब दिया, आपका बहुत बहुत आभार। ठाकुर चौहान उन्हें हवेली के भीतर ले गए। भवन भव्य और विशाल था, जहां जगह जगह सेवक सम्मान में सिर झुकाए खड़े थे। अतिथि कक्ष में पहुंचने के बाद सेवक चाय लेकर आए। रुद्र के हाथ में चाय का प्याला देखते हुए ठाकुर चौहान ने कहना शुरू किया, रुद्र भाई, मैंने अपनी बेटी वंदना से आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है। आप न केवल प्रतिभाशाली हैं, बल्कि आपकी प्रतिभा तो मेरी उम्मीदों से भी कहीं अधिक है। इतनी कम उम्र में 5वें स्तर के आत्मा योद्धा के स्तर तक पहुंचना, ये वाकई अद्भुत है। आपके गुरु निश्चित रूप से बहुत विद्वान होंगे। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, वैसे आपकी उम्र कितनी है? रुद्र ने सहजता से जवाब दिया, मैं 3 महीने पहले ही 18 साल का हुआ हूँ। 18 साल? ठाकुर चौहान की आवाज़ से ऐसा लगा जैसे वह अभी कुर्सी से गिर जाएंगे। उन्हें उम्मीद थी कि रुद्र जवान होंगे, लेकिन इतने छोटे। उन्होंने आगे कहा, अविश्वसनीय। मुझे लगा था कि आप मेरी बेटी की उम्र के होंगे, या शायद थोड़े बड़े, लेकिन आप तो उससे भी 3 साल छोटे निकले। ठाकुर चौहान ने खुले दिल से रुद्र की प्रशंसा की, हालांकि मन ही मन उन्हें रुद्र की इस अद्भुत प्रतिभा से थोड़ी जलन भी महसूस हुई। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और वंदना अंदर आई। उसने हल्का लेकिन आकर्षक श्रृंगार किया हुआ था। रुद्र ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते वंदना, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वंदना चौंक गई और रुद्र की ओर दौड़ पड़ी। रुद्र भाई, आपका स्वागत है। रुको, आपके साथ यह क्या हो गया? उसने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी और आश्चर्य से रुद्र को घूरने लगी। रुद्र और ठाकुर चौहान दोनों ही उसे हैरानी से देख रहे थे। आप पहले से ही 5वें स्तर के आत्मा योद्धा कैसे बन गए? जब मैं आखिरी बार आपसे मिली थी, तब आप केवल पहले स्तर पर थे। और यह कुछ ही दिन पहले की बात है। उसने अपनी आंखों पर यकीन न करते हुए कहा। ठाकुर चौहान भी चौंक गए। साधना के क्षेत्र में इतनी तेजी से प्रगति करना तो किसी राक्षस के लिए भी असंभव था। आखिर रुद्र की पृष्ठभूमि क्या है? उन्होंने सोचा। रुद्र ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, नीलामी घर के बाद कुछ घटनाएं घटी थीं। वंदना ने आह भरते हुए कहा, निश्चित रूप से आपको कोई बहुत अच्छा अवसर मिला होगा जिससे इतनी जल्दी प्रगति हुई। मुझे भी ऐसे अवसर की तलाश है। रुद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, उसे अवसर कहना शायद सही नहीं होगा। वंदना ने बात बदलते हुए पूछा, वैसे आप वसंत नगर कैसे आए?
कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ मुझसे मिलने आए हैं? उसकी आंखों में चमक थी। नहीं, मैं यहाँ अपनी बहन से मिलने आया हूँ, रुद्र ने शांति से उत्तर दिया। वंदना का उत्साह थोड़ा कम हुआ। आप यहाँ कितने दिनों तक रुकने का विचार कर रहे हैं? मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन शायद ज़्यादा दिन नहीं, रुद्र ने कहा। क्या आपके पास रहने की जगह है? यदि नहीं, तो आप यहाँ रह सकते हैं। हमारे पास अतिथि कक्ष खाली हैं। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं अपनी बहन से कुछ ही घंटों में मिल लूँगा। आपकी पेशकश के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, जब भी ज़रूरत हो आप जानती हैं कि कहाँ आना है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तभी ठाकुर चौहान ने बीच में कहा, रात के खाने का क्या? वह अभी तैयार हो रहा है। रुद्र ने सहमति में सिर हिलाया। खाना तैयार होने का इंतजार करते हुए वंदना ने रुद्र से नीलामी घर के बाद की घटनाओं के बारे में पूछा। रुद्र ने उन्हें पंगनगर में अपने रोमांचक सफ़र के बारे में बताया। वंदना और ठाकुर चौहान हक्का बक्का रह गए। ये सब कुछ ही दिनों में कैसे हो गया? वंदना ने पूछा, आपने कहा था कि आप किसी संप्रदाय सेक्ट से नहीं जुड़े हैं। क्या आप भविष्य में कहीं जुड़ने का इरादा रखते हैं? रुद्र ने कहा, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। मैंने अभी तक इस दुनिया को इतना देखा भी नहीं है कि किसी एक जगह पर टिक कर रह सकूं। वंदना ने समझाया, यदि आपकी चिंता सिर्फ आज़ादी है, तो आप निश्चिंत रहें। नए शिष्यों के अलावा किसी की भी गतिविधियां सीमित नहीं होतीं। मेरे जैसे कोर शिष्यों को तो बहुत आज़ादी मिलती है। आप मेरी संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं। मेरे दादाजी वहाँ आचार्य हैं, उनकी मदद से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रुद्र ने उसकी बात पर गौर किया और कहा, मैं इस बारे में सोचूंगा। रुद्र ने तय किया कि वह अपनी बहन से सलाह लेने के बाद ही कोई निर्णय लेगा।